आज के शो में तहरीक इंसाफ हुकूमत में माशी नुकसानात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म। तवानाई के शोबे में पिछली हुकूमत की काबिले एतराज हिकमत अमली से कितना नुकसान पहुंचा। मईशत के तमाम शोबों में होने वाले नुकसानात की तहकीकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। इंक्वायरी कमीशन एक और जिसका हम सुनने रहे हैं कि बनने जा रहा है, इस इंक्वायरी कमीशन में क्या तहकीकात होंगी, आइए इस पर पहले नज़र डाल लेते हैं। एक हमने ये सुना था नून लीग की हुकूमत से, उनके वज़रा से, कि तवानाई के शोबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे मईशत को और मुल्क को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन में जिसके बारे में कहा है, जिसका हुक्म दे दिया गया कि इसको तश्कील दिया जाएगा आइंदा 7 से 10 रोज में, इसमें क्या होगा तफसीलन आपके सामने रखते हैं। एक कहा जा रहा है कि मईशत के तमाम शोबों में नुकसानात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के 3 साल 8 माह के दौरान होने वाले तमाम नुकसानात की तहकीकात होगी। 7 से 10 रोज में इंक्वायरी कमीशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। तवानाई के शोबे में पिछली हुकूमत के काबिले एतराज हिकमत अमली या फिर वो फैसले जो वो ले ही नहीं सकी, उनकी भी तहकीकात होगी और उनके नुकसानात भी जांचे जाएंगे। पीटीआई हुकूमत के दौरान की गई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की तफसीलात की फरामी भी होगी और पीटीआई हुकूमत की जानिब से डीजल पर चलने वाले आरएलएनजी मंसूबे क्यों इस्तेमाल किए गए जबकि चीपर और ऑल्टरनेट्स मौजूद थे, इसके बावजूद डीजल क्यों इस्तेमाल किया गया इन मंसूबों में, इसकी भी तहकीकात होंगी। साथ साथ कोयले पर मबनी पावर प्लांट से सस्ती बिजली को तरजीह क्यों नहीं दी गई, पेट्रोलियम सेक्टर में होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया जाएगा। पीटीआई की हुकूमत मुल्क में एलएनजी के नए इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने में नाकाम क्यों रही और इसमें एलएनजी टर्मिनल्स भी शामिल हैं और साथ साथ जो एलएनजी के हवाले से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का कयाम भी शामिल है। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड और पीटीआई हुकूमत ने एलएनजी मुआहदे पर दस्तखत क्यों नहीं किए जबकि एलएनजी उस वक्त फी बैरल MMBTU $4 के ऊपर मिल रही थी, $4 फी MMBTU पर दस्तयाब थी, लेकिन उसके बावजूद स्पॉट प्राइस पर खरीदने में नाकाम रही PLL। किसी भी एलएनजी ट्रेडिंग कंपनी के साथ टर्म एग्रीमेंट करने के लिए 6 माह कबल अमल शुरू क्यों नहीं किया गया जब आपको पता था कि जुलाई 2022 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो 6 माह कबल ये मामला शुरू क्यों नहीं किया गया। जबकि एक और अहम सवाल कि निजी शोबे को तीसरे फरीक तक रसाई के कवानीन के तहत एलएनजी दरामद करने की इजाजत क्यों ना दी गई। इससे पहले $4 MMBTU पर जब एलएनजी स्पॉट प्राइस थी उस वक्त एलएनजी क्यों नहीं खरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्यों नाकाम हुई, उस स्पॉट प्राइस पे खरीदने में क्यों नाकाम हुई। इस पर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी अहम सवालात उठा चुके हैं। क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, आइए उनका एक शॉट सुनाते हैं आपको। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अदा किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सौदे उस ज़माने में गैस के ये $5 या $6 पे हो सकते थे, वो नहीं किए। तो ये तमाम तो नुकसान हुआ नाज़रीन, लेकिन आपको एक और अहम बात आज बताते चलें। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 3 साल 8 महीने के अरसे के दौरान तकरीबन 28 बिलियन यूनिट बिजली जनरेट करी। अगर जो फर्नेस ऑयल के ऊपर जिस पे बिजली जनरेट की गई उसकी फी यूनिट लागत तकरीबन 30 रुपए पर यूनिट थी, इस हिसाब से तकरीबन 28 बिलियन यूनिट बिजली जनरेट जो की गई 30 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, उसकी कुल जो कीमत बनती है या कुल कॉस्ट जो बनती है, लागत जो बनती है, वो 840 अरब रुपए बनती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में शुरू किए गए पेंडिंग पावर प्रोजेक्ट जो कि ऑल्टरनेट एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के थे उनको कमीशन करती, उनको कंप्लीट करती, तो यही जो बिजली थी ये इनको सस्ते दामों यानी तकरीबन 7 रुपए पर यूनिट तक मिल सकती थी और अगर इसकी टोटल मालियत देखी जाती तो ये 164 अरब रुपए या 165 अरब में बन सकती थी। और इस तरह से तकरीबन कौम के ऊपर 644 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया चीपर ऑल्टरनेटिव सोर्स या ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स को कमीशन ना करके 650 अरब रुपए का इजाफी बोझ आपकी और हमारी जेब पे डाला गया। ये एलएनजी और एलएनजी की खरीदारी का मामला इसके अलावा है और इसी तरह एलएनजी टर्मिनल या एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का मामला अलग है। इसके अलावा बिजली के हवाले से ये 650 अरब रुपए की भी तहकीकात होंगी कि आखिरकार ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है,
650 अरब रुपए का, कि अगर 650 अरब रुपए का नुकसान लोगों की जेब से इस वक्त एडिशनल बटोरा गया है, इस वजह से कि वो ये फैसला नहीं कर सके या कमीशन नहीं कर सके उन चीपर ऑल्टरनेट पावर प्लांट्स को। इसके साथ साथ क्योंकि कमीशन का हम आपको बता ही रहे हैं, तो एक कमीशन इमरान खान साहब ने भी कायम किया था, आज उसका भी तस्करा करेंगे, थोड़ा बात करेंगे उसके ऊपर भी, क्योंकि जब कमीशन का नाम सुनते हैं तो जहनों में जून 2019 आ जाता है, जब हमने इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक ऐलान सुना था। वो ऐलान कर्जा इंक्वायरी कमीशन के हवाले से था। कमीशन को बहुत कुछ करना था, उसका एक पूरा मैंडेट था, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस कमीशन को क्या करना था और उस कमीशन के ऐलान के वक्त इमरान खान साहब ने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस आल्सो। अब मैंने इनके पीछे जाना है, मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये नई कमीशन उनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट बनाएगी, इसलिए बनाएगी कि किसी की भी आगे से जरूरत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करे जो ये करके गए। तो ये कमीशन सेक्शन 3 ऑफ पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने बनाया था। इसके 11 मेंबर्स थे। इसके सरबराह हुसैन असगर साहब साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब 22 डायरेक्टर थे। इसके अलावा 10 दीगर अरकान में इसमें एक FIA, नैब, ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस और दीगर नुमाइंदे शामिल थे। इस कमीशन के बेसिक मैंडेट में यह शामिल था कि वो तमाम कर्जाजात जो कि तकरीबन दिसंबर 2018 तक 6,600 अरब रुपए से कर्जे थे इस मुल्क के, जो कि 2018 यानी सितंबर 2018 तक तकरीबन 30,000 अरब तक पहुंचे, यानी इनमें तकरीबन 24,000 अरब का इजाफा हुआ। यह आखिरकार क्यों हुआ? और इस सिलसिले में तमाम मंसूबाजात यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के खास तौर पे थे, उसको इस 24,000 रुपए से रिलेट करना था कि आया ये 24,000 अरब रुपए खर्च भी हुए, उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया या इनमें मुबैना तौर पे मैनिपुलेशन इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में की गई, इसकी तहकीकात भी इस कमीशन को करनी थी। तो ये एक कमीशन बना था जो कि एक सवालिया निशान मौजूद है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके तवानाई के शोबे में होने वाले फैसलों के हवाले से इस कमीशन की बाज़गश्त, इस कमीशन के बारे में कहा गया कि अहकामात आ चुके हैं। क्या ये कमीशन कुछ अहम और ठोस शवाहिद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी बेनकाब कर सकेगा? क्या यह कमीशन किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा? क्या वाकई में अगर 650 अरब रुपए सिर्फ बिजली के मद में इजाफी हम लोग अदा कर चुके हैं, तो क्या यह पैसा रिकवर भी हो सकता है? क्या यह करप्शन है? क्या यह स्कैम है? वी विल आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बड़े अहम सवालात खास तौर पे पावर सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कुछ ऐसे फैसले या कुछ फैसले जो उन्होंने टाइमली नहीं लिए, उससे कितना नुकसान हुआ, इस बारे में भी एक कमीशन बनेगा। जनाब खालिद मुस्तफ़ा साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ा-ए-निगार रामुल हक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तीनों मोहतरम शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए, खालिद मुस्तफ़ा साहब, यही जो सबसे बिजली और फर्नेस ऑयल के हवाले से स्टोरी है, ये 644 अरब रुपये आपने भी 8 अगस्त को लिखा, ये अगर फर्नेस लॉबी को स्पेसिफिकली फ़ायदा पहुँचाया गया, तो क्या आपको लगता है कि ये एक बाकायदा करप्शन थी जो कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ मटेरियल बेनिफिट पहुंचा है, या फिर ये बैड डिसीजन या फिर ये जजमेंट का फेलियर था जिस वजह से ये सब कुछ हुआ? खालिद साहब जी, मैं तो इन्हें कहूँगा कि इनकी ये क्वेश्चनेबल स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अभी तो जो इंक्वायरी कमीशन है वो देखेगा, अपनी फाइंडिंग्स अपनी जो है वो कार्व आउट करेगा और फिर पता चलेगा कि इनका मैलिफाइड इंटेंशन था या क्या था, या मिशन कमीशन बीच में इन्वॉल्व थी या नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब 2018 में जो प्रोजेक्ट्स जो थे वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन 104 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें सोलर भी थे, विंड भी थे, या रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और साथ बिगास के थे। तो इनका टैरिफ जो निस्बतन है ना, वो 3.5 सेंट का था, यानी कि उस वक्त 7-8 रुपए का टैरिफ बनता था। लेकिन इन्होंने कोई उन पे काम नहीं किया, हालांकि उनको LOS मिल चुका हुआ था, LOI भी मिल चुका हुआ था, और फिर बाद में लेटर ऑन नेपरा जो है वो भी उनको टैरिफ देता रहा।
और जब टैरिफ दे रहे हैं वो, तो फिर आप उनको एक्सपेडाइट करें प्रोसेस को और उनको कंप्लीट करें, क्योंकि कुछ जमीन एलोकेट हो गई हुई थी, उन्होंने जमीन भी एक्वायर कर ली हुई थी, टैरिफ भी उनको मिल गया हुआ था, लेकिन ये था कि उनको नोटिफाई नहीं कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपने जो विंड मिल्स वो नहीं लगा सके। तो इसी तरीके से वो जो है सोलर प्लांट्स नहीं लगा सके, कोयटा में लगना था, इसी तरीके से ग्वादर में लगना था, तो ये वो काम नहीं हो सका। और उससे जो बिजली आनी थी हमें तकरीबन 7 से 8 रुपए मिलनी थी, और तकरीबन कोई इन्होंने जो फरना साइड से जो बिजली पैदा की वो तकरीबन 28 बिलियन यूनिट्स पैदा किए आपने 3 साल और 8 माह में। और अगर यही प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल से लेते तो ये 196 बिलियंस के होते, जबकि इन्होंने जो लिए वो तकरीबन 800 तो कुछ बिलियंस के हैं। और अगर 196 उनमें से माइनस कर दें तो फिर भी 644 बिलियन की इन्होंने हमसे एडिशनल अमाउंट जो है वो कंज्यूमर से ली है। तो ये था, ये एक बैड डिसीजन था, बैड डिसीजन है। इससे यानी कि इससे सर्कुलर डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से सर्कुलर डेट में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं खत्म होती, यानी उस वक्त कोल भी सस्ता था शुरू में, और कोल को भी नहीं प्रेफर किया गया, जो उनको भी यानी फुली जो थे ना ऑपरेशनल नहीं किया गया। फिर एलएनजी के जो पावर प्लांट्स थे जो कि 62% उनकी एफिशिएंसी है, उनको एलएनजी नहीं दी गई बल्कि उनको डीजल दिया गया और डीजल पे पैदा की गई इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि ये जो डिसीजन थे इनके बड़े क्वेश्चनेबल थे। इसकी वजह से 2021-22 में बहुत ज्यादा जो है ना सर्कुलर डेट बढ़ा है, क्योंकि जितनी आप जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की करते हैं वो खालिद साहब साथ ही रहे, मैं फरूख सलीम साहब आपसे पूछना चाहूंगा इस बारे में कि ये तो जो क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं, तकरीबन 644 अरब रुपए इजाफी बोझ आम आदमी पे इस पे पड़ा, फायदा बाज़ाहिर से फर्नेस ऑयल लॉबी का हुआ। इन क्वेश्चनेबल डिसीजंस के ऊपर एक इंक्वायरी बाकायदा कमीशन का हुक्म हो गया कि कमीशन बनेगा। क्या ये कमीशन जो इमरान खान साहब ने डेट इंक्वायरी कमीशन बनाया था उससे मुख्तलिफ होगा, यानी किसी मंतकी इंजाम तक पहुंच सकेगा, या आपको लगता है ये भी सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी और यहीं तक रह जाएगा? फरूख सलीम साहब सवाल मुझसे किया है। जी फरूख सलीम साहब। जी सहबान साहब, 3 हक़ाइक़ तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अब पहली हकीकत ये है कि अभी जो आपने जिक्र किया सर्कुलर डेट का आपका वो 1100 थे अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, और जब वो छोड़ के जा रही थी तो कहा जा रहा था कि तकरीबन 2500 अरब पे पहुंच गए। तो अब सोचिए 3-3.5 सालों में 1100 अरब से वो पहुंचे हैं 2500 अरब। इसी तरह गैस के शोबे में कोई 350 अरब के गर्दिशी कर्जाजात थे जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, और जाते वक्त हमें बताया गया कि तकरीबन 1400 अरब के गर्दिशी कर्जाजात हो गए। इसी तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर कोई 200 अरब के गर्दिशी कर्जाजात थे और वो 1000 अरब पे पहुंच गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कर्जाजात और गर्दिशी कर्जाजात बहुत तेजी से बढ़े। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने लगभग 3.5 साल सर्व किए अपनी पहली वाली हुकूमत की करप्शन के ऊपर और उनकी इरेगुलरिटी के ऊपर, और नतीजा 0/0 निकला। मुझे लगता ऐसा है कि जो अब हुकूमत आई है इसको ज्यादा फोकस माजी में जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नैब का इदारा है उसके पास ना तो कोई फोरेंसिक अकाउंटेंट्स हैं, उनके पास ना कोई व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने वाली कोई एक्सपर्टीज है, उनके पास ना कोई व्हाइट कॉलर के प्रोसिक्यूटर्स हैं। तो इसका बनेगा कुछ नहीं, इसका अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जो अभी हुकूमत है पीडीएम की उसको सियासी तौर पे शायद कोई दूर फायदा पहुंचे, लेकिन अवाम को इससे कुछ नहीं मिलेगा। फोकस हुकूमत का फ्यूचर पे होना चाहिए बजाय इसके कि वो फोकस माजी के ऊपर करे। सही है, लेकिन ये फ्यूचर पे फोकस भी जैसे खालिद साहब आपकी स्टोरी में ही था कि हुकूमत सोच रही है कि सोलर प्लांट्स दिन में और बाकी फर्नेस ऑयल प्लांट्स या दीगर जो लोडेड प्लांट्स हैं वो रात में चलाए जाएं और अगली गर्मी से पहले ये डेफिसिट पूरा हो सके। लेकिन मैं डॉक्टर इकराम साहब से भी पूछना चाहूँगा पहले। इकराम उल हक साहब, आपके नज़दीक खासतौर पे एलएनजी के हवाले से साबका हुकूमत ने नैब के केसेस बनाए, शाहिद हक़ान अब्बासी नैब ने केसेस बनाए, साबका हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया, शाहिद हक़ान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ये सब फंसे, इंक्वायरीज हुई, गिरफ्तारियां हुई।
अब हुकूमत कह रही है कि $4 MMBTU पे थी, स्पॉट प्राइस पे नहीं खरीद सकी PLL, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, फिर डीजल के ऊपर चलाए उन प्लांट्स को, फिर उसके बाद जो है वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर में ना पाइपलाइन बना सके ना टर्मिनल्स बना सके। आपको लगता है कि ये हुकूमत भी कुछ हासिल कर पाएगी इस इन्वेस्टिगेशन से, अगर इंक्वायरी करती है तो? इकरामुल हक साहब। जी शुक्रिया। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब मोहतरम की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी, मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम हर हुकूमत के जाने के बाद इस तरह बड़े बड़े जो करप्शन की और नाअहली के वाक़यात सामने आते हैं तो बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब हुकूमतें ये काम कर रही होती हैं तो उस वक्त अपोजिशन वाले ना तो असम्बली में इसके बारे में कोई सवाल उठाते हैं, ना ही लोगों को इसके बारे में कोई आगाह करते हैं। फिर आप जो लकीर पीटने वाली बात है, जब वो चले जाते हैं तो फिर आप इस तरह के कमीशन और इंक्वायरियाँ बैठा देते हैं और फिर उसका कोई नतीजा भी हमारे सामने नहीं आता। आप चले, अगर ये सारी बात ठीक भी हो तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कौमी ख़जाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, क्या उसकी रिकवरी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? क्योंकि लोगों को तो इस चीज़ से गरज होनी चाहिए और मुल्क को भी कि अब हम पाकिस्तान ने 75 ईयर्स भी अपने पूरे कर लिए हैं, बस 14 अगस्त को हो जाएंगे, तो फिर भी 75 साल बाद भी हम वही बहसें कर रहे हैं और वही हमारे मामलात हैं कि बस ये करप्शन की जो है गज़ब और कहानियाँ जो हैं वो हम अजब और गज़ब कहानियाँ सुनाते रहते हैं। मगर आपने देखा कि आज तक किसी भी हुकूमत ने उसको फिर सही पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। अगर अकाउंटेबिलिटी का यही मेयार रहना है और इसको सिर्फ आपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करना है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तान की हालत बदलेगी और ना पाकिस्तान के लोगों की हालत बदलेगी। तो और इसी तरह के माजी को कुरेदना नहीं चाहिए। खालिद साहब, आपको लगता है कि 644 अरब रुपए अब जो भी थे जो आवाम की जेबों से निकल गया, ये अब रिकवर तो नहीं हो सकते? क्या ये रिकवर हो सकते हैं क्या? और अगर इस तहकीकात से कुछ हासिल होना भी है तो वो सिर्फ सियासी फायदा हो सकता है, इसके अलावा माशी फायदा कुछ हो सकता है, आम आदमी का फायदा कुछ हो सकता है? खालिद साहब नहीं, जो देखिए डैमेज हैज बीन डन, अब ये इसको कैसे हम कैसे रिकवर करेंगे? यानी कि ये रिकवर करके तो लोगों को कैसे देंगे? क्योंकि बिजली बनाई है उन्होंने महंगी, और महंगा जो है जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो फिर जाहिर है होनी है वो तो अभी भी हो रही है फ्यूल एडजस्टमेंट। तो कहने का मतलब है कि अब जो हमारी तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एनर्जी का जो खासकर है वो बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल रहा है। अब जब से यूक्रेन के साथ जंग हुई है रशिया की, तो जो है अब ना तो LNG अवेलेबल है, ना आपको जो है फर्नेस ऑयल अवेलेबल है। तो उस वक्त जब ये PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त के में कुछ मामला ऐसे हो गए थे शुरू में कि LNG जो थी कॉस्टली होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये था कि आप जो है एफिशिएंसी शो करनी चाहिए। जो मैनेजमेंट होती है, जो हमारा जो है मसला जो है ना ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट है पाकिस्तान में। जो ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट है ना वो तमाम एरिया में हमें नजर आता है, तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी नजर आता है, गवर्नेंस में नजर आता है। अब वो जो है और ऊपर से फिर नैब आपने बैठाई हुई होती है, फिर आप जो है ना डिसीजन मेकिंग आपकी ऑन टाइम नहीं हो पाती, ये तो रखना पड़ेगा ना। अब आपने बोल्ड डिसीजन करने होते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एक लम्हा भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये खौफ भी था। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो हम मजमूई तौर पे साबका हुकूमत ने अगर गलत फैसले, नाकिस फैसले या फिर टाइमली फैसले नहीं किए तो इसकी वजह क्या थी, और क्या वाकई में इससे बहुत संगीन नुकसान हुआ पाकिस्तान की मईशत का? तवानाई के शोबे में बिलखुसूस मेहमानों से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमें आगे की तरफ देखना चाहिए कि आगे ये हुकूमत क्या प्लान कर रही है, लेकिन जब इस पूरे 3 साल 8 महीने के अरसे के दौरान मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज खुसूसन कराची शहर में जाम हैं, सनती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आकर शिकायत करते रहे कि इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, खासतौर पर सर्दियों में, और उसके बाद भी गैस की मुसलसल किल्लत रही। इसकी वजह से कितना पैदावार का नुकसान हुआ, कितनी नौकरियां गई, ये सब वो नुकसान है जो शायद इस 640 अरब या इसके बाद जो भी LNG के लॉसेस हैं, जो इनडायरेक्टली जिसकी वजह से कितने लोग सफर हुए, उसका शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। फरूख सलीम साहब, मैं आपसे पूछूंगा तवानाई के हवाले से जो साबका हुकूमत की पॉलिसी थी मजमूई तौर पर, आप उसको किस तरह देखते हैं और कितना नुकसान आपको सनती शो नजर आया उस मद में? देखिए, मामला करप्शन ढूंढने का नहीं है, मामला बद इंतजामियों का ढूंढने का नहीं है कि कितनी अरब का किसने नुकसान कर डाला। मामला है इस्लाहात का। आप बिजली के सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 1100 अरब से
जो कर्जाजात हैं वो कई 2500 अरब पे पहुंच गए। तो आप सोचिए कि 1400 अरब रुपए का इजाफा हुआ पीटीआई के वो 3 साल और 8 महीने के दौरान। इसमें करप्शन भी होगी, इसमें बदइंतजामी भी होगी। जहां तक बिजली के सेक्टर का ताल्लुक है, 3 बड़े इस्लाहाती इक़दाम जो चाहिए। एक तो महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर क्या रीनेगोशिएशन हो सकती है। पीटीए की हुकूमत ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं हुई। ज्यादातर वो जो एग्रीमेंट्स थे महंगी बिजली के हवाले से, वो इससे पिछली वाली जो पीएमएलएन की हुकूमत थी उसके दौरान किए गए। उससे भी बड़ा मसला जो है वो बिजली की चोरी का है। तकरीबन 350-400 अरब रुपए की बिजली जो है हम कहते हैं लीक हो जाती है, चोरी हो जाती है। उसके ऊपर ना तो पीएमएलएन की हुकूमत जो 2013 से 18 तक थी उसने कुछ किया, ना पीटीआई की हुकूमत ने कुछ किया। तीसरा बड़ा मसला जो है वो वसूली का है, यानी कि अगर वापडा वाले जो है वो 100 रुपए का बिल भेजते हैं तो 90 रुपए से ज्यादा वसूली नहीं होती। तो अब आप सोचिए कि एक ऐसा शोबा जिसके अंदर 20 से 25% जो है वो बिजली चोरी हो जाती है, 10 से 12% जो है वो वसूली नहीं हो पाती, तो 30-35% जिसके ऊपर हुकूमत कुछ कर सकती है, कुछ इक़दाम प्रैक्टिकली ले सकती है। कि मैं समझता हूँ कि जो महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसके ऊपर तो इक़दाम करना या रीनेगोशिएट करना तकरीबन नामुमकिन है। लंदन कोर्ट की उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉजेज लगी हुई हैं, जिसके खिलाफ हम जाते हैं, हुकूमत जाती है, वो हमें लंदन ले जाती है और वहां पे हमारे खिलाफ मुकदमा कर लेती है। तो जो 2 चीजें जो हुकूमत के कंट्रोल में है, चोरी को कम करना और वसूली को बढ़ाना, इसके ऊपर भी किसी किस्म के कोई इक़दाम जो है वो नजर नहीं आते। आपको याद होगा कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो तो एहतसाब के नारे के ऊपर और करप्शन खत्म करने के नारे के ऊपर आई थी। उसने 3 साल और 8 महीने में, आपको याद है, उन्होंने पहले एक डेट इंक्वायरी कमीशन बिठाया, उसका नतीजा क्या निकला? 0। उसके बाद वो चीनी की रिपोर्ट एक आई, उसका नतीजा क्या निकला? 0। उसके बाद आपको याद होगा बिजली की भी एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की गई, उसका भी नतीजा 0। तो कुछ हमको तारीख से सीख लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन चीनी की रिपोर्ट आई थी, आप थे हमारे साथ प्रोग्राम में और उस रिपोर्ट को हम पेश कर रहे थे, तो आपने सवाल उठाया था कि ऐसे चीनी की कीमत कम हो जाएगी। तो यकीनी तौर पे वो दुरुस्त सवाल था, क्योंकि वो चीनी की कीमत तो कम नहीं हुई उस रिपोर्ट के आने से। हाँ, सियासी तौर पे कुछ पॉइंट स्कोरिंग हो गई, चीनी तो बढ़ती रही और मुसलसल बढ़ती रही उसके बाद भी आने के, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अब भी उससे कोई सबक सीख लें कि अब अगर ये हुकूमत इन्वेस्टिगेट करती है कि जी गर्दिशी कर्जाजात क्यों बढ़ा दिए। अब देखिए जो कौमी कर्जा है वो 30,000। खालिद साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी खालिद साहब आ रहा हूँ। जी फरूख साहब प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। कौमी कर्जाजात अगर देख लें वो 30,000 अरब के थे जिस दिन पीटीआई की हुकूमत आई थी। जिस दिन वो छोड़ के जा रहे थे वो 54,000 पे पहुंच गए। अब क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें कि वो 24,000 अरब रुपया जो है वो कहाँ चला गया? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं मिलेगा, अवाम का कुछ फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली लेकिन ये बयानिया बनाना जो है, इस पर मैं इकराम साहब आपकी तरफ पहले पूछूंगा कि बयानिया तो इमरान खान साहब ने ऐसा बनाया था कि गवर्नेंस होगी, टीम होगी, बार बार उनके ऐसे पीएम चेंज होते रहे, और एनर्जी पावर सेक्टर के अंदर चेंजेस आती रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंजेस आती रही। अब ये मामला खुल के आ रहे हैं कि किस तरह क्या क्या फैसले हुए, क्या फैसले नहीं हुए, क्या टाइमली चीजें नहीं हुई। ठीक है, एहतसाब से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी नजर में कितना नुकसान हुआ इकराम उल हक साहब? मेरा ख्याल है मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के अवाम को इतना नुकसान पहुंचा कि उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपने देखा कि 2018 में कितनी बातें हुई थी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम मुल्क के अंदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ख़त्म करेंगे, और बहुत से ऐसे दावे ये हमारी सियासी हुकूमतें करती रहती हैं। मगर आप अमलन देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा आपने देखा कि IMF के कहने के ऊपर उन्होंने 17% टैक्स भी सोलर जो जितनी भी हमारे पैनल्स थे या उससे रिलेटेड एसेसरीज थी उन पर भी लगा दिया। और उसके बाद फिर आपने एक और हरकत की कि आपने सब्सिडी दे दी और आपको उसके पीछे पता भी नहीं था कि इस तरह के पॉपुलर फैसले करने से हमें कितना नुकसान होगा। अब हम उसका नतीजा तो भुगत ही रहे हैं, हमारे सामने है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान में हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के बारे में बहुत वसूख के साथ ऐसी बातें करती है, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। और फिर जब वो जाते हैं तो जाहिर है कि ये बयानिया ही बनाने वाली बात है, और
महज बयानिए से तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर मैं समझता हूँ कि उनके तज्ज़ियात और वो जो मुसलसल इस पर लिखते भी रहते हैं, हम भी लिखते रहते हैं, सोल्यूशन भी दिए गए हैं। एनर्जी सेक्टर को अगर हम नहीं ठीक कर पाते तो अब हमारी कोई कौमी सलामती में आप देख लिए 2 चीज़ें अहम हैं, एक हमारी एनर्जी पॉलिसी और दूसरी हमारी फूड सिक्योरिटी, और दोनों में का आपस में बहुत ताल्लुक है और हम इसके ऊपर कोई भी ऐसी खातर खा चीज़ नहीं कर सके। उल्टा इसमें मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि इनएफिशिएंसी भी है, करप्शन भी है और बहुत कुछ आप कह सकते हैं, मगर बुनियादी तौर पर हमें अब सोचना होगा कि क्या अगले 25 साल भी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नेट 100 होगा, तो क्या हम यही सही बात है कि हम माजी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए गुजर जाएंगे या आगे कुछ बेहतर कर सकेंगे? हालात को बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। खालिद मुस्तफा, आपकी नज़र में, आपसे लास्ट पूछूंगा, कमीशन क्या हाई पावर्ड होगा, क्या होगा, इस बारे में क्या इत्तलात हैं? डेट कमीशन तो बहुत हाई पावर्ड था, हुसैन असगर साहब उसके चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन नैब, उसके अलावा ISI, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नैब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ACCP, ऑडिटर जनरल, सब लोग शामिल थे उस कमीशन में। क्या ये कमीशन भी इतना हाई पावर्ड होगा जो ये तमाम नुकसानात का तखमीना लगाएगा? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि उन्होंने जो भी कमीशन बनाना है वो देखें, वो असेस ये करना चाहिए कमीशन को कि तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्यों हर बार फेल हो जाती हैं प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में और उनको फिर रिजॉल्व करने में। कहाँ कहाँ यानी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इनके पास कोई टीमें हैं जो इन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई हो और जो देखती हो एनर्जी सेक्टर को, फिर फिजिकल फाइनेंशियल इश्यूज को देखती हो, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती हो। इनको चाहिए कि अपने एक्सपर्ट्स डेवलप करें, अपने लीडरों को अपडेटेड रखें, एक बात। दूसरा ये है कि कैसे काम